जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब कुशल और मंगल होंगे। हमारी जो सीरीज चल रही थी हिंदी साहित्य का इतिहास, आज उसी सीरीज में हम आखिरी पड़ाव पर हैं। आज जो हमारा काल विभाजन था, आज हम उसमें पहुंच चुके हैं आधुनिक काल पर। तो चलिए आज हम आधुनिक काल को स्टार्ट करते हैं कि आधुनिक काल की समय सीमा क्या है, आधुनिक काल की प्रवृत्तियां क्या थी, आधुनिक काल में कैसी कैसी रचनाएं होती थी, आधुनिक काल का परिवेश क्या था। तो चलिए ठीक है, बात करी जाए आधुनिक काल की समय सीमा की। ठीक है, इसकी आधुनिक काल की समय सीमा की अगर बात करी जाए, एक सेकंड, हाँ ठीक है। आधुनिक काल की समय सीमा की बात करी जाए तो आधुनिक काल का जो समय सीमा था वो 1850 ईस्वी से लेकर, या 1850 ईस्वी या विक्रमी संवत 19 से लेके अब तक, यानी कि अभी तक का जो काल हमारा चल रहा है वो कौन सा काल चल रहा है, आधुनिक काल चल रहा है। तो आधुनिक काल जो था, आधुनिक काल को सर्वप्रथम आधुनिक काल किसने कहा? तो आधुनिक काल को सर्वप्रथम आधुनिक काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा, और इसे ही इन्होंने गद्य काल की संज्ञा दी, क्योंकि आधुनिक काल से पहले की जो रचनाएं होती थी वो गद्य में ना होकर पद्य में रची जाती थी। वो गेय पद में हुआ करती थी, यानी कविता की करी जाती थी, यानी कि वो पद्य काल था। तो जो आधुनिक काल आपकी शुरुआत होती है, तो आधुनिक काल आपका क्या आ गया, गद्य काल। ये किसने संज्ञा दी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल को गद्य विकास काल या जागरण काल भी कहा जाता है। यानी कि जो आपका आधुनिक काल है उसमें हिंदी साहित्य में देखा जाए तो इसे गद्य विकास काल या जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए इतनी बात हो गई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब बात करी जाए आधुनिक काल शुक्ल जी के अनुसार। तो आपका जो आधुनिक काल था, एक तो ऐसा नहीं था कि वहां से गद्य की शुरुआत हो गई थी तो केवल गद्य में ही लिखा जाता था। तो आधुनिक काल जो था वो दो भागों में, एक गद्य खंड था और एक काव्य खंड था। तो गद्य और पद्य यानी गद्य और काव्य दोनों में रचनाएं होती थी। जो आपका गद्य काल खंड था वो ब्रज भाषा व खड़ी बोली जो है गद्य का स्वरूप था उसमें, और गद्य का तात्विक विवेचन उसमें होता था। और जो आपका खंड काव्य था वो पुरानी काव्य धारा और नई काव्य धारा दो भागों में विभाजित था। ठीक है, यानी कि आधुनिक काल आपका गद्य खंड और काव्य खंड में विभक्त था। जो गद्य खंड था उसमें आपकी ब्रज भाषा व खड़ी बोली का स्वरूप देखा जाता था, और गद्य का उसमें तात्विक विवेचन होता था। काव्य खंड की बात करी जाए तो काव्य खंड में आपकी पुरानी काव्य धारा आती थी और नई काव्य धारा आती थी। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इतनी बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि नई काव्य धारा जो थी, वो नई काव्य धारा की बात करी जाए तो नई काव्य धारा में तीन उत्थान आते हैं। प्रथम उत्थान यानी कि भारतेंद्र युग, द्वितीय उत्थान यानी कि द्विवेदी युग, और तृतीय उत्थान की बात करी जाए तो 1975 के आगे का जो था समय उसे तृतीय उत्थान के अंतर्गत रखा गया था। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि आधुनिक काल जो था उसका क्या अर्थ है। आधुनिक काल की अर्थ की बात करी जाए तो आधुनिक काल अर्थ में देखा जाए तो पुरानी काव्य प्रवृत्तियों के परंपराओं के अर्थ में और नई काव्य शैली व परंपराओं के अर्थ में। तो ये जो था पुरानी काव्य प्रवृत्तियों के परंपराओं के अर्थ में अगर देखा जाए तो आपका श्रृंगारिक काव्य का बाहुल्य था। क्या था? श्रृंगार परख रचनाएं करी जा रही थी, इसमें श्रृंगारिकता का बाहुल्य था। आश्रयदाता की मनोदशाओं के अनुसार रचना। आश्रय पुरानी काव्य धारा की बात करी जाए, अभी तक हमने जो बात करी थी लगभग वो सब पुरानी काव्य धारा पर ही हो रही थी। आश्रयदाता की बात करी जाए तो मैंने कई बार चर्चा इस पे भी की थी कि आश्रयदाता क्या होते हैं। एक बार मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ। आश्रयदाता की बात करी जाए, जो पहले कवि या रचनाकार हुए करते थे वो उस समय किसी राजा या महाराजा के यहाँ आश्रय में रहते थे, और उन्हीं के गुणगान को अपनी कविताओं के माध्यम से उनको ज्ञान देने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए और उनका बखान करने के लिए ही कविताओं की रचना किया करते थे। बात करी जाए काव्य महलों में कैद थी, जो कवि थे वो रीति परंपरा का निर्वहन करते थे। अब बात करी जाए काव्य महलों में कैद थी, तो काव्य जो महलों में कैद थी, इस बात पे अगर देखा जाए तो जो कविताएं होती थी वो अभी हमने बात किया ना कि राजा महाराजा, तो वो जो काव्य था वो महलों में कैद इसलिए थी कि क्योंकि जो राजा हुआ करते थे, जिसके यहाँ वो आश्रित रहते थे, कभी केवल उनका ही बखान करते थे, ना कि समूचे समाज को लेके चलते थे। समाज में क्या घटनाएं घटित हो रही हैं उस पर बिल्कुल उनका विचार नहीं जाता था। इसलिए कहा गया कि ना जनमानस के दुख और सुख से दूर थी, यानी कि जो कविताएं हो रही थी उसमें जनमानस की पीड़ा को, व्यथा को उसमें प्रदर्शित नहीं किया जा रहा था, केवल राजा के गुण को, बखान को, उनको शिक्षा
देने के लिए, उनको पुत्र को शिक्षा देने के लिए, उनकी विजय को प्रदर्शित करने के लिए इन्हीं सब में काव्य रचनाएं की जाती थी। तो इसीलिए कहा गया कि उस समय के जो कवि थे वो आश्रयदाता कवि थे, वो मनोदशा के अनुसार चलते थे, यानी अपने राजा के अनुसार चलते थे, और जो काव्य थी वो महलों में कैद थी और जनमानस के दुखों से दूर थी। भाषा की बात करी जाए तो जो भाषा थी वहां क्या थी, ब्रज भाषा थी। ब्रज भाषा का आधिक्य देखा गया है, किस भाषा का, ब्रज भाषा का। तो उसमें आपका ब्रज भाषा का आधिक्य देखने को मिला है। ठीक है, इतनी बात हो गई। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करी जाती है नई काव्य शैली व प्रवृत्तियों के आगमन में। अब नई काव्य शैली की बात करी जाए तो नई काव्य शैली क्या थी, अब इसके अर्थों में हम देख ले तो नई काव्य शैली आपकी जो थी, इस पे बात करें तो राष्ट्रीयता का उदय। जो आधुनिक काल था, आधुनिक काल में ही आपके राष्ट्रीयता का उदय होता है। किसका, राष्ट्रीयता का उदय होता है। आधुनिक काल में ही राष्ट्रीयता का उदय होता है। यानी कि अब जो है कविताएं जो होने लगी, नई काव्य शैली जब आई तो राष्ट्र की भावनाओं से को देखा जाने लगा कि राष्ट्र में हमारे क्या घटनाएं घटित हो रही है, समाज में क्या व्याप्त बुराइयां हैं, उनको दूर कैसे किया। कह रहे हैं समस्या पूर्ति के द्वारा काव्य सृजन। एक बात आई समस्या पूर्ति के द्वारा काव्य सृजन। अभी हमने बात करी थी कि आपका जो पुरानी काव्य शैली थी वो जनमानस दुखों से दूर थी, यानी कि जो समाज में घटनाएं घटित हो रही है उनसे उन कवियों को कोई मतलब नहीं था, केवल अपने आश्रित राजाओं से ही मतलब था। अब नई काव्य शैली जब आई तो नई काव्य शैली में एक चीज उभर कर ये आती है कि राष्ट्र का उदय हो रहा है, अपने राष्ट्रीयता का उदय हो रहा है, समस्या पूर्ति के द्वारा काव्य सृजन। यानी कि समाज में जो घटित घटना हो रही है अब उसको केंद्र में रखकर रचनाएं करी जाने लगी। ठीक है, जो आपको जैसे जो भी वर्ग प्रताड़ित हो रहे हैं, प्रताड़ित वर्ग पर समाज में क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, क्या बुराइयां हैं, उनको दूर कैसे किया जाए। तो यानी जनमानस जो था, यानी कि जो जनता का दुख सुख था, उसको लेकर काव्य की रचना करी जाने लगी। अब आती है कि ब्रज भाषा, अभी तक रचनाएं ब्रज भाषा में हो रही थी, लेकिन अब क्या हो रही है कि ब्रज भाषा के साथ साथ खड़ी बोली का भी प्रयोग होने लगा। क्या, जो ब्रज भाषा थी उस ब्रज भाषा के साथ साथ आपके खड़ी बोली का भी प्रयोग होने लगा। जनमानस के सुख दुख में पहली बार काव्य का सरोकार हुआ। यानी कि जो जनमानस का दुख था, यानी कि जो समाज में व्याप्त घटनाएं थी, सामाजिक समस्या जो थी, उनको पहली बार काव्य में कविता के माध्यम से, रचनाओं के माध्यम से प्रदर्शित किया जाने लगा। ठीक है, सामाजिक समस्या का अंकन, यानी कि जो समाज में समस्याएं थी, राजा महाराजा के यहाँ कभी रहा करते थे तो उनको समाज से कोई मतलब नहीं था, उनको तो केवल अपने राजा से मतलब था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जब नई काव्य शैली की प्रवृत्तियों का आगमन होता है तो वो जनमानस के जो दुख थे, समाज के जो दुख थे, सामाजिक समस्या था, उनका अंकन किया जाने लगा। और ब्रज भाषा के साथ साथ क्या हुआ, खड़ी बोली का भी सृजन हुआ। ठीक है, इतनी बात हो गई। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे देखा जाए कि आधुनिकता की जो शुरुआत हुई, आधुनिक काल जो हम पढ़ रहे हैं, इसकी जो शुरुआत हुई है, कब से हुई है, कहां से हुई है। बात करी जाए आधुनिकता की शुरुआत की, तो आधुनिकता की जो शुरुआत है वो 19वीं शताब्दी के मध्य भारत में आधुनिकता की शुरुआत हो जाती। कब से, जब विदेशी जो है हमारे भारत में आगमन करते। कब, विदेशियों के आगमन से आधुनिकता की शुरुआत हो जाती है, जिसमें भारत में कालिकट नामक एक बंदरगाह था। जब वास्को डी गामा जो क्या करता है, भारत पहुंचता है, तो वहां से क्या होता है, आधुनिकता की शुरुआत होती है। हालांकि 1950 में भी पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में मुद्रा यंत्र मंगाकर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया था। तो उस समय से भी आधुनिकता की शुरुआत हो गई थी, लेकिन पूरी तरह से जो है पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाई थी। तो पूरी तरह विकसित हुई कब से, जब 19वीं शताब्दी में जो कालिकट नामक बंदरगाह था, वहां पर जब वास्को डी गामा जो है एक विदेशी यात्री था, वो प्रवेश करता है, तो आधुनिकता की शुरुआत होती है। और एक ये भी मिलता है कि 1614 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत में 4 जगह जो है आपके मुद्रण यंत्र का स्थापना करती है। वो कौन का, एक हुगली में, कलकत्ता में, मद्रास में और मुंबई में, 4 ऐसी जगह हैं जहां पर वो ईस्ट इंडिया कंपनी मुद्रण यंत्र का स्थापना करती है। तो आधुनिकता की वहां से भी शुरुआत होती है और लोग अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने में जुट जाते हैं। ठीक है, तो आधुनिकता की शुरुआत यहां से होती है। अब देखा जाए और आधुनिकता की शुरुआत का साक्ष्य कहां कहां से मिलता है। एक कैरे थे, बैले और स्किनर आदि की मदद से बाइबिल जो था, आपका जो बाइबिल था उसका हिंदी अनुवाद कराकर
भारत में क्या किया गया, प्रचार प्रसार किया गया, किसका, बाइबिल का। तो देखा जाए कि 1780 ईस्वी में 29 जनवरी को एक हिंकी महोदयन थे जो कि बंगाल गजट शीर्षक नामक से शीर्षक यंत्र से प्रकाशित करवाते हैं। और ये देखा जाए तो भारत का प्रथम पत्र था। क्या, उस पत्र का क्या नाम है, बंगाल गजट नाम से, बंगाल गजट शीर्षक नाम से एक पत्र प्रकाशित करवाते हैं। कब, 29 जनवरी 1780 ईस्वी में। ठीक है, तो 1780 ईस्वी में कलकत्ता मदरसा की भी स्थापना होती। ठीक है, तत्पश्चात क्या होता है कि जो आपको 1991 ईस्वी में बनारस रेजिमेंट द्वारा बनारस संस्कृत जो है, किसके द्वारा, बनारस रेजिमेंट द्वारा बनारस संस्कृत की लीज से स्थापना होती है। ठीक है, अब यहीं से इसी को कहा जाता है आधुनिकता की नींव पर ये रखे पत्थर थे। ठीक है, तो 1800 ईस्वी में आपका फोर्ट विलियम कॉलेज की भी स्थापना होती है। तो आधुनिकता की शुरुआत की बात करी जाए तो 1800 ईस्वी में आपके जो है विलियम फोर्ट कॉलेज की स्थापना होती है। ठीक है, इतनी बात हो गई। चलिए आगे बढ़ते, अब बात करी जाए और तो भारत में जो है देखा जाए तो प्रथम एकल परिश्रम से पत्र को प्रकाशित करने का कार्य जो है आपके 1821 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने किससे करते हैं, संवाद कौमुदी नामक शीर्षक से जो है क्या करते हैं, जो राजा राम मोहन राय जी होते हैं ये भारत व प्रथम एकल परिश्रम से पत्र को प्रकाशित करवाते हैं 1821 ईस्वी में। और उस पत्र का नाम होता है, पत्र का जो शीर्षक होता है वो क्या, संवाद कौमुदी नाम से होता है। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो परिश्रम पत्र से प्रकाशित होती है भारत का एकल परिश्रम पत्र, उसका क्या नाम होता है और वो कौन प्रकाशित करवाते हैं। तो उसका जो नाम है वो संवाद कौमुदी नाम से, जो शीर्षक उसका होता है वो संवाद कौमुदी होती है और राजा राम मोहन राय इसको प्रकाशित करवाते हैं। ठीक है, 30 मई 1826 में आपके कानपुर के रहने वाले थे पंडित जुगल किशोर। ये हिंदी भाषा में पहला जो है पत्र प्रकाशित करते हैं। उनका नाम है उदंड मार्तंड नाम से हिंदी में प्रथम जो है पत्र को प्रकाशित करवाते हैं। कौन करवाते हैं, पंडित जुगल किशोर। ये कहाँ के रहने वाले होते, ये कानपुर के रहने वाले थे। और उसकी भाषा क्या थी, ये हिंदी भाषा में थी। उदंत मार्तंड नाम से ये प्रथम पत्र क्या करते हैं, प्रकाशित करवाते हैं। और वहीं से आधुनिकता की शुरुआत होती। ठीक है, इतनी बात हो गई। चलिए, आधुनिकता की तो शुरुआत की बात हमने कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखा जाए, आगे हमारा आता है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग को कहा जाता है आधुनिक काल के प्रवेश द्वार। तो भारतेंदु युग को हम पढ़ने से पहले जो रीति काल था, आपका रीति काल को जो केंद्र में रख के भारतेंदु युग में एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि रीति काल में जो परिवेश था वो क्या था, भारतेंदु युग जो आया वो परिवेश क्या था। क्योंकि भारतेंदु युग को ही कहा जाता है कि आधुनिक काल का ये प्रवेश द्वार है। अब बात कर ली जाए आधुनिक काल की समय सीमा की। तो आधुनिक काल की जो समय सीमा थी, वो आधुनिक काल की समय सीमा की बात करी जाए तो आधुनिक काल की समय सीमा 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक था। कहां से कहां तक था, 1850 से 1900 ईस्वी तक था। ठीक है, अब बात करी जाए रीतिकाल की। तो जो रीतिकाल था वहां का परिवेश जो था, हमने हालांकि रीतिकाल पहले पढ़ चुका है, बहुत विस्तृत चर्चा किया था हमने रीतिकाल पर, रीतिकाल के कवियों पर भी बात की थी। तो रीतिकाल का परिवेश अगर देखा जाए तो रीतिकाल का जो परिवेश था वो क्या था, दरबारी परिवेश था। ये बार बार एक शब्द आ रहा है, दरबारी परिवेश, आश्रयदाता कवि। ठीक है, तो दरबारी परिवेश का तात्पर्य यही है कि जो कवि हुआ करते थे वो दरबार में रहते थे, राजा सामंतों द्वारा उनका बखान करते थे, उनके द्वारा कथनों पर वर्णन करते थे, उनको शिक्षा के लिए अपनी रचनाएं करते थे। तो ये दरबारी परिवेश था उस समय का। तो देखा जाए सामंतों का मनोरंजन, जो कविताएं थी वो क्या थी कि महलों में कैद हुआ करती थी और शासकों और सामंतों के मनोरंजन के लिए जो क्या किया जाता था, रचना करी जाती थी, जो कि श्रृंगार चित्रवर्ण का जो आधिक्य वर्णन था। नायिका भेद की बात करी जाए तो नायिका भेद में अभी हम आगे पढ़ेंगे, नक्सिक वर्णन एक शब्द आता है, तो उस पर बात करेंगे कि नक्सिक वर्णन क्या होता था। उसके पहले थोड़ा सा जान लेते हैं नायिका भेद। श्रृंगार चित्रण होता था, यानी कि श्रृंगार परख रचनाएं करी जाती थी। नायिका भेद यानी कि स्त्रियों के बखान में स्त्रियों का गुणगान किया जाता था, स्त्रियों को केंद्र में रख के उनके श्रृंगार का वर्णन किया जाता था। और जो साहित्य होता था वो क्या था, मनोरंजन था, सौंदर्य सजावट की वस्तु थी। जो रीतिकाल था वो जनमानस से कटा हुआ था, बिल्कुल अलग था, समाज से कोई मतलब ही नहीं था। जो राजा हुआ करते थे केवल उनको क्या था कि राजा से मतलब था कि राजा हमारे जो है, राजा को ही हम केंद्र में रख के करेंगे, क्योंकि हम राजा के यहाँ भाई, आप जिसके यहाँ रहेंगे
मान लीजिए आप ही हैं जिसके आश्रय में रहेंगे, उन्हीं का ना बखान करेंगे। मान लीजिए आप किसी कंपनी में एम्प्लॉय हैं, तो जिस आपके जो कंपनी के मालिक हैं, तो उनके विरोध में तो आप जा नहीं सकते हैं, आप उनके विरोध में ही रहकर अपना काम करेंगे। थोड़ा सा भी वो अगर अच्छा काम करते हैं तो उनको बढ़ा चढ़ा के बताएंगे। तो वही काम हुआ करता था रीति काल में भी। जो कवि हुआ करते थे वो क्या करते थे कि अपने दरबारी कवि यानी कि राजा को, जो सामंत हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, उनका बखान करते थे, उनके मनोरंजन के लिए काम करते थे, उनके सजावट के लिए काम करते थे, सौंदर्य का वर्णन करते थे, और समाज से बिल्कुल कोई मतलब नहीं था। लेकिन जब आता है हमारा आधुनिक काल प्रवेश द्वार, यानी कि जब भारतेंदु युग आता है, तो भारतेंदु युग में देखा जाता है कि समाज के उत्थान की बात करी जाती है। यानी कि पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीय युग में समाज की बात करी जाने लगी, समाज में व्याप्त घटनाओं पे बात की गई कि समाज में क्या घटनाएं हो रही हैं, क्या लोगों को क्या परेशानी है, समाज में व्याप्त बुराइयां क्या हैं, उसको दूर करने का प्रयास किया गया और समाज में घटित घटनाओं को उजागर करने का प्रयास किया गया। तो देखा जाए कि सामाजिक उत्थान की बात करी जाए तो सबसे पहले सामाजिक उत्थान जो है भारतीय युग में प्रारंभ होता है। इसीलिए कहा जाता है पराधीनता का विरोध होता है, यहाँ पे राजा महाराजाओं का विरोध होता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप ऐसे अपने आप अगर राजा हैं तो प्रजा को क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं। राजा होने के साथ साथ आपका कर्तव्य बनता है कि हमारी जो प्रजा है वो सुख में रहे, हमारी प्रजा को कोई समस्या ना हो। तो उस समय सामाजिक उत्थान की बात करी गई, जो जनता को जगाने के लिए नव जागरण परख चेतना हुआ। नव जागरण परख चेतना की बात करी जाए तो जो कवि हुआ करते थे वो समाज में व्याप्त बुराइयों को अपने जनता के जो है बीच में प्रस्तुत करते थे कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, आप उसका खुलकर विरोध करिए। यानी कि जो जनता सोई हुई है उस सोई हुई जनता को जो जगाने का काम किया गया, किसमें, भारतेंदु युग में, यानी कि आधुनिक काल में सोई हुई जनता को जगाने का काम किया गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इसमें लिखते हैं कि भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। वो इस पे लिखते भी हैं कि विदेश में बैठे यात्री, विदेश में बैठे व्यक्ति जो है रिक्शे चला, अगर वो चला रहे हैं तो उसके साथ भी उनका कोई ना कोई जो है एक अलग भी काम कर रहे हैं। अगर रिक्शे में कोई बैठा हुआ व्यक्ति है तो वो न्यूज़पेपर, वो भले ही यात्रा कर रहा है उसके साथ न्यूज़पेपर का काम कर रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ ले रहा है। लेकिन जो हमारे भारत के लोग हैं वो सोई हुई जनता है, वो उनको केवल जो है भोग विलास में जो अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो क्या करते थे कि सोई हुई जनता को जगाने का काम किया गया, नव जागरण परख चेतना, यानी कि जो जनता सोई हुई है उनको उजागर करने का काम किया गया, उनको जगाने का काम किया गया। ये किस युग की बात करी जा रही है, भारतेंदु युग में होता है आपके, यानी कि आधुनिक काल में होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं यहाँ की साहित्य जननोन्मुखी हुआ, यानी कि जनता जागृत हुई। जनता जब जागृत हुई तो उसका उनके साथ अत्याचारों का वो खुलकर विरोध करने लगी। वो सीखी, वो जो है कवियों के माध्यम से वो जगा रहे थे। कवि जो थे एक कविता के माध्यम से, रचनाओं के माध्यम से जनता को जगाने का काम किया। जो सोई हुई जनता थी, यानी जो मृत जनता थी, जो सोई हुई जनता थी, उनको जगाने का काम किया गया। जैसे एक प्रसंग आता है, बहुत अच्छा प्रसंग है कि जब भगवान श्री राम जो है लंका को जाना था उनको, तो ये होता है कि लंका पे कौन चढ़ाई कर सकता है, लंका पहुंच कौन सकता है, ऐसी आदम्य शक्ति किसमें है। तो सबको पता है कि ऐसी आदम्य शक्ति केवल और केवल बाहुबली बजरंग में थी। लेकिन एक चीज ये भी था कि बजरंग बली को एक श्राप भी मिला हुआ था कि आपके अंदर जो शक्ति है वो आप भूल जाएंगे। उसी तरीके से यहाँ की जनता भी थी, जनता के अंदर वो युवा शक्ति थी, लेकिन वो सोई हुई थी। उनको जगाने का काम जो है हमारे कवि कर रहे थे। तो बजरंग बली को देखा जाए तो उनमें वो शक्ति थी जो, लेकिन वो क्या थी, मृत अवस्था में थी। तो उनको जगाने का काम किया गया। कौन, वहां की बानरी सेना करती, जगाने का काम करी कि आप ही वो है महाबली हैं कि आप 100 योजन समुद्र को लांघ सकते हैं। तो अंततः यही होता है कि बजरंग बली को वो शक्ति याद आती है और वो जाते हैं 100 योजन समुद्र को लांघते हैं। और 100 योजन समुद्र को लांघने में उनको अनेक प्रकार की कठिनाइयां होती हैं और वो कठिनाइयों का सामना करते हुए जाते हैं। उनके जो रास्ते में विभिन्न प्रकार की कठिनाइयां आती हैं उनको वो खत्म करते हुए जाते हैं। इसी तरीके से जो हमारे कवि हुए आधुनिक काल के जो कवि हो, वो क्या हुए कि सोई हुई जनता को जगाने का काम करते हैं अपने कविताओं के माध्यम से, अपने रचनाओं के माध्यम से। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी लिखते हैं कि भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। ठीक है, चलिए इतनी बात हो गई, हम अब आगे बढ़ते हैं। आगे की देखा जाए, आगे आता है नव जागरण। अभी हमने बात करी थी अतीत से प्रेरणा लेकर फिर से जागना। जो नव जागरण है उसका मतलब होता है कि अतीत से प्रेरणा लेकर फिर से जागना। अतीत की बात करी जाए, जैसे अभी हमने एक बजरंग बली का उदाहरण दिया, ठीक है, और विदेशों का उदाहरण दिया। तो अतीत से हमको प्रेरणा लेकर क्या करना है, फिर से जागना है। जो सो गए हैं उनको जगाने का काम कौन किया, नव जागरण परख चेतना। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि
नव जागरण पृथक चेतना है, जिसमें नव जागरण, राष्ट्रीय जागरण, सांस्कृतिक जागरण, राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण, पुनरुत्थानवादी चेतना, कई नामों से इसे जाना गया, किसे, नव जागरण चेतना को। तो उसमें क्या होता है कि सोई हुई जनता को, मृत जनता को जो है प्रेरणा लेकर फिर से जगाने का काम किया गया। ठीक है, यह चेतना अपने आप में एक अंतर्दृष्टि थी, तुलनायक विवेचना को जन्म देती है, जो दो संस्कृतियों में तुलना करती है। यानी कि जो हमारी पुरानी संस्कृति है, उनको भी उनसे तुलना करके अपनी संस्कृति को तुलना करी जा रही। ठीक है, इतनी बात हो गई। ये देखा जा रहा है, एक तरफ अगर देखें तो संकेत देती है कि हमारा जो अतीत था वो स्वर्णिम था, श्रेष्ठ था, निर्दोष रहा है, और वर्तमान हमारा पराधीनता की ओर जा रहा है, जैसी दुर्दशा से ग्रस्त है। तो जो हमारा वर्तमान वो पराधीनता की ओर जा रहा है, यानी कि वो सो गई है, मृत हो गई है। तो आपका जो अतीत था वो स्वर्णिम था, श्रेष्ठ था, वो निर्दोष था। तो उसी को, जो मृत अवस्था में है, उसी को जगाने का काम क्या किया गया, नव जागरण परक चेतना की बात करी गई। ठीक है, अब बात कर लीजिए भारतीय युगीन साहित्य की विशेषता की। तो भारतीय युगीन साहित्य जो था, यह क्या था, यह चेतना एक तरफ वर्तमान समस्याओं को जानने समझने की शक्ति देता था, तो दूसरी तरफ यह श्रेष्ठ और स्वर्णिम अतीत से प्रेरणा लेकर वर्तमान की समस्याओं को खत्म करने का समाधान को भी प्रस्तुत करता था। तो अभी हमने बहुत सारी बातें करी। तो ये जो भारतीय युग था, ये क्या था कि वर्तमान की समस्याओं को जानने और समझने की शक्ति प्रदान करता था, और एक तरफ ये श्रेष्ठ था, स्वर्णिम था, अतीत से प्रेरणा लेके हम वर्तमान की समस्याओं को खत्म करने का काम करते हैं, क्योंकि आधुनिक काल ही ऐसा काल था जो सामाजिक के लिए काम किया, बल्कि इसके पहले के जो काल थे वो क्या थे, वो केवल राजा महाराजाओं पर आश्रित हुआ करते थे। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखते हैं कि रोवहु सब मिल आवहु भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा देख न जाई। वे अपने शब्दों में लिखते हैं कि भारत की ये जो दुर्दशा है, ये मुझसे देखी नहीं जाती है। आओ हम सब मिलकर इस भारत की दुर्दशा को समाप्त करने का काम करें, अपने अतीत से प्रेरणा लेकर। ये जो हमारे समाज में व्याप्त समस्याएं हैं, जो समाज में व्याप्त कुरीतियां हैं, इसको हमें दूर करना है। आइए हम सब एक मिलकर जुट होकर इस समस्या का समाधान करें, जिससे हमारा देश, हमारा राष्ट्र श्रेष्ठ हो सके और समाज में व्याप्त बुराइयों को हम दूर कर सके। ठीक है, ये कौन कहते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं। ठीक है, इतनी बात हो गई, नव जागरण की बात हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करी जाए, और भारतेंदु युग की जो और विशेषताएं क्या थी। तो भारतेंदु युग की विशेषता की बात करी जाए तो यह धारा, यह चेतना अंतर विरोध मूलक स्वर थी। यानी कि इसमें विरोध उत्पन्न होकर आया कि अगर आपके साथ विरोध हो रहा है, तो अगर आपके साथ विरोध हो रहा है तो आप उसका खुलकर विरोध करिए। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। एक घटना के माध्यम से मैं आपको जोड़ने का प्रयास करूंगा। एक घटना है केरल की। उस समय वहां पे जो समाज था, जो उच्च वर्ग के लोग थे, जो हमारे निम्न वर्ग के लोगों थे, उनके लिए एक, स्त्रियों के लिए एक टैक्स लगा कर रखते थे, स्तन टैक्स। यानी कि स्त्रियों के लिए ये था कि आपको अपना स्तन ढककर अगर चलना है तो उसके लिए आपको कर देना होगा। अगर आप कर नहीं दे रही तो आपको अपना स्तन ढकने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो उस समय एक महिला क्या करती है कि इन सबसे प्रेरणा लेकर समाज में सबसे अलग होकर आती है और उसका पुरजोर खुलकर विरोध करती है। तो अंत में क्या होता है कि राजा महाराजा ये कहते हैं कि अब ये क्या हुआ, एक स्त्री हमारा विरोध करेगी। तो राजा वहां का जो होता है वो अपने जो उनके चाटुकार होते हैं, जो उनके सेना होते हैं, वो भेजते हैं कि आप उस स्त्री के घर जाइए और उससे कर वसूल कर ले आइए। ठीक है, तो लोग कर वसूलने के लिए जाते हैं। स्त्री कमरे अपने घर से बाहर निकल कर आती है, तो लोग उनसे कर मांगते हैं कि अगर आपको अपना स्तन ढककर चलना है तो आप जो है कर दीजिए। लड़की क्या करती है, अंदर जाती है। वो महिला, वो स्त्री, वो प्रताड़ित महिला क्या करती है, जो समाज के द्वारा प्रताड़ित करी जा रही थी, वो स्त्री जाती है घर के अंदर। उस समय एक ऐसी घटना घटित होती है कि शायद आपकी आंखें भी नम हो जाए। उस समय जो व्याप्त बुराइयां थी उसका विरोध करने का अंत यही होता है कि वो स्त्री क्या करती है, कर उसके पास पैसा नहीं होता है, मुद्राएं नहीं होती, वो पैसा नहीं दे पाती है। अंत में वो क्या करती, अंदर जाती है और दोनों अपने अपने स्तन को काट कर अपने हाथों में ले आकर चढ़ा देती है कि लीजिए, मैं कर नहीं दे सकती हूँ लेकिन अपना स्तन की समाप्ति कर सकती हूँ। तो सोचिए,
उस समय का परिवेश ऐसा था कि अब महिलाओं को अपना स्तन ढकने के लिए जो है कर देना पड़ता था, पैसा देना पड़ता था। अंत में क्या होता है कि वो स्त्री अपना स्तन काट कर दे देती है और अंत में इतना खून बहता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। और एक प्रसंग ये भी मिलता है कि जब वो उसको अग्नि दी जाती है, जब उसको अग्नि दी जाती है तो उसका पति भी उसी अग्नि में अपनी जान दे देता है। तो सोचिए उस समय की क्या स्थिति रही होगी। तो हमारे जो आधुनिक काल थे, समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का काम करी कि आप अपने जो है समस्याओं का खुलकर विरोध करिए। अगर आपके साथ अत्याचार हो रहा है तो आप उस अत्याचार को सहिए मत, बल्कि आपको अधिकार है कि आप उस अत्याचार को दूर करें। ठीक है। अब देखा जाए आधुनिक साहित्य प्रवृत्तियों के साथ साथ मध्ययुगीन साहित्यों की प्रवृत्तियां भी बनी रही। ऐसा नहीं है कि जो आपके आधुनिकता का जब आपके आधुनिकता का प्रवेश होता है तो आपकी जो मध्ययुगीन साहित्य थी उस प्रवृत्ति को समाप्त हो जाती, वो प्रवृत्तियां समाप्त हो जाती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि वो प्रवृत्तियां समाप्त हो जाती। आधुनिक साहित्य के साथ साथ वो आपकी जो मध्ययुगीन साहित्य थी वो भी प्रवृत्तियां प्रचलन में थी। ठीक है। राष्ट्रभक्ति यानी कि राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र चेतना का प्रसार होता है। जो राजभक्ति, जो देसी राजा की जो राजभक्ति थी हमारी, वो अंग्रेजी राजा को प्रशंसा का भाव में देखने को मिलता है। राष्ट्रभक्ति की चेतना तो जागृत होती है, लेकिन जो राजभक्ति थी वो अंग्रेजों की प्रशंसा के लिए जानी जाती है। ठीक है। इतनी बात हो। अंतर विनोद का कारण भाषा के रूप में भी स्वीकार किया। भारतेंद्र युग का उदय के लिए खड़ी बोली का प्रयोग किया गया, परंतु पद्य भाषा में ब्रज भाषा का ही महत्व था। तो पहले तो ब्रज भाषा में कविताएं होती थी, लिखी जाती थी, लेकिन जब आधुनिकता का परिवेश होता है, आपका भारतेंद्र युग आता है, तो ब्रज भाषा को भी महत्व दिया गया। पद्य में ब्रज भाषा स्वीकार किया गया, लेकिन गद्य अगर देखा जाए तो गद्य में आपके खड़ी बोली को लेकर, खड़ी बोली को केंद्र में रखकर जो है क्या करी गई, जो है खड़ी बोली को केंद्र में रखा गया। तो बोली को केंद्र में रखते हुए आपके ब्रज भाषा को भी महत्व दिया गया। ठीक है। इतनी बात हो गई। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब भारतेंद्र युग को देख लेते हैं। भारतीय युग की बात करी जाए तो भारतीय युग साहित्य अंतर विरोध का सबसे बड़ा कारण था। यहाँ की जो रचनाएं थी वो उसमें दो धाराएं उत्पन्न होकर आती। एक गतानुतिक धारा की बात करी जाए, यानी कि भारतेंदु मंडल और गतानुतिक धारा। तो भारतेंदु मंडल के देखा जाए तो भारतेंदु मंडल जो था भारतेंदु युग से स्टार्ट होता है, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो थे। और एक गतानुतिक धारा की बात करी तो अभी हम बात करेंगे। तो भारतेंदु मंडल में कौन कौन से कवि हैं, तो भारतेंदु मंडल में स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, अंबिका दत्त व्यास जी थे। ये आते हैं आपके भारतेंदु मंडल में। गतानुगतिक मंडल की बात करी जाए, धारा की बात, कवि सरदार काशी सेवक दास और लक्ष्मीराम ठाकुर, जगमोहन सिंह, ललित किशोरी और ललित माधुरी जी, ये किस में आते हैं, ये आपके गतानुतिक धारा में आते हैं। ठीक है। इतनी बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं भारतेंदु मंडल जो था। भारतेंदु मंडल में अभी दो कवि आपके और थे, राधा कृष्ण दास और राधा चरण गोस्वामी। अब भारतेंदु मंडल में क्या होता था, गतानुतिक मंडल में क्या होता था। भारतेंदु मंडल जो था वो समाज सुधार के लिए बात करता था, राष्ट्रीय जागरण की बात करता था, नव जागरण की बात करता था, सामाजिक उत्थान की बात करता था। लेकिन वही देखा जाए जो गतानुतिक धारा थी वो अभी भी रीतिकाल की प्रवृत्तियों बरकरार रखी। वो दरबारी कवि हुआ, दरबारी कवि थे। वहां भी श्रृंगार रीति, नायिका भेद, नखशिख वर्णन की बात करी जाए तो जो स्त्रियां थी उनके नखशिख यानी नाक, कान, गला, होठ, उसका वर्णन किया जाता था और रीति निरूपण का महत्व दिया जाता, यानी कि रीति परंपरा भी अभी भी ऐसा नहीं है कि जो हमारी रीतिकालीन परंपरा थी वो रीतिकालीन परंपरा जो है समाज से चली गई थी। रीतिकालीन परंपरा के भी रचनाएं हो रहे थे। तो भारतेंदु मंडल और गतानुतिक धारा, भारतेंदु मंडल क्या करता था कि समाज के उत्थान की बात करता था, नव जागरण की बात करता था, राष्ट्र जागरण की बात करता था, समाज सुधार की बात करता था। लेकिन वही जो गतानुतिक धारा के कवि थे वो क्या करते थे, दरबारी कवि हुआ करते थे, श्रृंगार की बात करते थे, नखशिख वर्णन करते थे और रीति निरूपण यानी कि पहले की जो रीति काव्य धारा थी उससे जो है उस तरीके की रचनाएं करते थे। अब बात कर ली जाए, जो भारतीय युग था वो राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति दोनों पे रचनाएं करती थी। राजभक्ति में अगर देखा जाए तो ये जो है देशद्रोह के पर्याय के रूप में आती। जो राजभक्ति थी वो किसमें, देशद्रोह, और राष्ट्रभक्ति जो देशभक्ति यानी कि राजद्रोह का पर्याय के रूप में आती थी। यानी कि जो राजभक्ति थी वो देशद्रोह पर्याय के रूप में थी, जो राष्ट्रभक्ति थी वो देशभक्ति यानी कि राजद्रोह के परिवेश में थी। ठीक है।
भारतेंदु जी राधा कृष्ण दास, अंबिका दास व्यास, अंबिका दत्त व्यास जैसे रचनाकारों ने अंग्रेजों की प्रशंसा के लिए वो क्या करते थे कि अंग्रेजों की प्रशंसा के लिए अ, अंग्रेजों की जब प्रशंसा वो करते थे तो उनकी भी जो रचनाएं करते थे, अंबिका दत्त व्यास जैसे थे, राधा कृष्ण जी जैसे थे, और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो थे, वो अंग्रेजों की प्रशंसा के लिए जो है रचना किया करते थे। तो बात करी जाए भक्ति परक रचना, तो भक्ति परक रचना में देखा जाए तो विजय विजयिनी वैजयंती और भारतेंदु जी की है। आपके मैकडोनाल्ड पुष्पांजलि जो है किसकी है? राधा कृष्णदास की है। और रिपनास्ट भारतेंदु जी की समस्या पूर्ति मूलक पद, अंबिका दत्त जो थी, ये महारानी विक्टोरिया जो थी उस समय की, जो महारानी विक्टोरिया थी, उनकी प्रशंसा में क्या किए? समस्या पूर्ति मूलक पद लिखते हैं। कौन? अंबिका व्यास दत्त जी। तो ऐसा नहीं कि महारानी विक्टोरिया का विरोध नहीं हुआ, उनके विरोध में भी बहुत सारे ऐसे कवि थे जो रचनाएं करते थे। ठीक है, इतनी बात हो गई। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। महारानी विक्टोरिया के विरोध में भी देखा जाए तो लिखा गया है कि महारानी जो विक्टोरिया थी, इनके विरोध में भी बहुत सारे ऐसे कवि थे। प्रशंसा की तो बात करी ही गई है कि उनके प्रशंसा में भी थे, उनके विरोध में भी बहुत सारे ऐसे कवि थे जो उनकी विरोध उनके क्या करते थे? उनके विरोध में कविताएं लिखते थे। ठीक है, आओ रानी पालकी आओ रानी भालकी हम धोएंगे पालकी, ऐसे शब्द मिलते हैं कि उनके विरोध में करी जा रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की बात करी जाए अगर, तो भारतेंदु युग के रचनाकार ने राजमुक्ति के माध्यम से अंग्रेजों को झांसा देने का काम किए। भले ही वो अंग्रेजों की प्रशंसा में कविता लिखते थे, लेकिन उनको के झांसा देने का काम किए। भारतेंदु युग में वो अंग्रेजी क्रूरता का शोषण एवं दमन के लिए के कारण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी। तो जो कवि थे ऐसा नहीं था कि केवल उनके प्रशंसा में ही, कि कहीं ना कहीं उनका जो मूल कारण था वो अंग्रेजों को झांसा देने का काम किया। भारतेंदु मंडल के रचनाकार जो थे राजभक्ति को द्वारा एक तरफ अंग्रेजों को भ्रम में रखते थे, तथा दूसरी तरफ जो अपने राष्ट्रभक्ति का प्रचार प्रसार करते थे। तो ऐसा नहीं कि जो हमारे जो कवि थे, हमारे देश के जो कवि थे, वो अंग्रेजों का बखान करते थे। उन अंग्रेजों को बखान करने के पीछे उनका कोई ना कोई एक अपना अलग ही वक्तव्य था, अलग ही क्लू था, कि वो क्या करते थे कि अपने कविताओं के माध्यम से उनको झांसा देने का काम करते थे, उनको भ्रम में रखते थे, और अपने जो अपना देश है उसका एक वो जो क्या करते थे, अपने राष्ट्रभक्ति का प्रचार प्रसार करते थे। भारतीय जी लिखते हैं कि अंग्रेज राज सुख साथ सब अति भारी, पै धन विदेश चली जात है यह अति खारी। भारतीय जी लिखते हैं कि अंग्रेज राज सुख साथ सब अति भारी, पै धन विदेश चली जात यह अति खारी, कि जो हमारा धन है वो विदेश चला जा रहा है। ये कौन लिखते हैं? भारतेंदु जी लिखते हैं। भारतीय युग के रचनाकारों ने एक तरफ पहले प्रचलित भाषा यानी ब्रज भाषा में कविता या पद लिए, तो दूसरी तरफ जो क्या करते थे, खड़ी बोली गद्य का भी प्रयोग करने लगे। जो गद्यांश लिखते थे, गद्य में जो रचना करते थे, वो क्या उसमें खड़ी बोली का प्रयोग करने के लिए, पद्यांश के लिए वो ब्रज भाषा तो था ही, लेकिन खड़ी बोली के भी। तो भारतेंदु युग में यह तर्क दिया गया कि जो कविता के लिए अगर ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाए तो ये उचित नहीं है, क्योंकि जो कविता हाँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा। तो भारतीय में यह तर्क दिया गया कि जो कविता के लिए भाषा है वो ब्रज भाषा ही उचित है, क्योंकि जो खड़ी बोली है वो उसमें अगर कविता करी जाए तो उसमें भोंड ध्वनि उत्पन्न होती है, वो रारी की ध्वनियां उत्पन्न कर रही हैं। वो ध्वनि जो है कविताओं के लिए सटीक ध्वनि नहीं है, इसीलिए जो पद्यांश की रचना करी गई वो ब्रज भाषा में ही करी गई। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब हमारा यही जो है समाप्त होता है भारतीय युग। अब हमारा भारतीय युग के बाद आता है द्विवेदी युग। अब द्विवेदी युग की बात अगर करी जाए तो जो द्विवेदी युग था वो था आपका 1900 से 1920 ईस्वी तक। ठीक है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है, सरस्वती पत्रिका का ये क्या करते हैं, संपादन करते हैं। कब से कब तक? 1903 से 1920 ईस्वी तक। ये जो सरस्वती पत्रिका थी ये क्या था? गद्य का विकास, अनुवादन कार्य, मानवीकरण और व्याकरण पर आधारित थी। इसमें क्या सरस्वती पत्रिका के संपादन के साथ साथ ये इन बिंदुओं पर द्विवेदी जी क्या करते हैं, महत्व देते, उसका प्रकाशन करते हैं। उसमें क्या गद्य का विकास करते हैं। अभी तक तो पद्य की बात चल रही थी, लेकिन अब क्या है, यहाँ पर गद्य का विकास हो रहा है, उसको महत्व दिया जा रहा है।
अब द्विवेदी जी के साहित्य में श्रृंगार दरबारी परिवेश से अलग करके राष्ट्रीय सामाजिक उद्देश्य को जोड़ा गया है। यानी कि जो हमारे द्विवेदी युग आता है उसमें क्या कि समाज को केंद्र में रखकर, समाज के उद्देश्य को केंद्र में रखकर गद्य या पद्य दोनों की रचनाएं खड़ी बोली में और जो ब्रजभाषा में, यानी कि इसमें दोनों के लिए खड़ी बोली एकमात्र भाषा का प्रयोग किया गया। साहित्य की बात करी जाए तो साहित्य जो यहाँ का होना था वो क्या था, उपदेशनात्मक और नैतिकतावाद और स्वदेश समूलक होना चाहिए था। ये द्विवेदी युग की बात करी जा रही है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की अगर बात करी जाए तो जो द्विवेदी युग था, अब द्विवेदी युग को हम भारतीय युग से अगर तुलना करके थोड़ी सी बात करी जाए, यहाँ पर भाषा का अंतर देखने को मिलेगा। तो द्विवेदी युग था, जो द्विवेदी युग का जो भाषा था वो भाषा गद्य में भी था और पद्य में भी था। जो रचनाएं गद्य में होती थी तो गद्य के लिए आपकी खड़ी बोली के लिए होता था, जो पद्य था वो ब्रजभाषा के लिए होता था। जो रचनाएं थी वो राष्ट्रभक्ति और राजभक्ति को राजभक्ति बनाम राष्ट्रभक्ति थी, यानी राष्ट्रभक्ति बनाम राजभक्ति थी। और जो द्विवेदी युग था वहां का जो एकमात्र भाषा थी वो क्या थी, गद्य हो या पद्य हो, दोनों के लिए वहां पे खड़ी बोली का प्रयोग किया गया। ये तो क्या उग्र राष्ट्रीयता का भाव इसमें था। ईश्वर के लिए ईश्वर के लौकिक रूप का वर्णन किया गया, ईश्वर के लौकिक रूप की व्याख्या करी गई। तो एक अंतर देखने को मिलता है कि भारतीय युग और द्विवेदी युग में एक बहुत ही सूक्ष्म अंतर की बात करी जाए तो क्या कि गद्य और पद्य में द्विवेदी युग में तो केवल और केवल आपकी खड़ी बोली में ही रचनाएं करी गई, जो कविताएं का पाठ हुआ, कविता लिखी गई, रचनाएं करी गई। और जो भारतीय युग था वहां पे गद्य के लिए आपका खड़ी बोली को रखा गया केंद्र में, और जो पद्य के लिए था वहां पर जो भाषाएं बरकरार थी यानी कि ब्रज भाषा को ही केंद्र में रखा गया। तो ये थी द्विवेदी युग और भारतीय युग के बीच का सूक्ष्म अंतर। अब द्विवेदी युग की बात करी जाए तो नाथूराम शर्मा कहते हैं कि देशभक्त वीरों, मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलि देश की वेदी पर करना होगा। यहाँ पर राष्ट्रभक्ति जो जागृत होकर आती है, नाथूराम शर्मा शंकर जी कहते हैं कि देशभक्त के वीरों, मरने से नेक नहीं डरना होगा, डरने से नेक है कि मर जाओ, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। आपको डरने से अच्छा है आप अपने प्राणों का बलिदान देश के लिए करिए, देश की वेदी पर करिए। कौन कहते हैं, ये नाथूराम शर्मा शंकर कहते हैं, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब द्विवेदी युग भी दो भागों में विभक्त होता है, एक अनुशासनवादी कवि थे, एक स्वच्छंदवादी कवि थे, ठीक है। तो अनुशासनवादी काव्य धारा के अंतर्गत आते महावीर प्रसाद द्विवेदी स्वयं, और मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, और मैं आपके नाथूराम शर्मा जिन्होंने कहा कि देश की वेदी पर प्राणों की बलि को देना होगा, नाथूराम शर्मा। अब गया प्रसाद शुक्ला। अगर बात करी जाए इधर स्वच्छंदतावादी तो श्रीधर पाठक थे, राम नरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे और रूप नारायण पांडे, ये थे स्वच्छंदतावादी कवि थे, ठीक है। अभी हम बात करेंगे आगे की स्वच्छंदतावादी क्या होता है, स्वच्छंद क्या होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं द्विवेदी युग की विशेषता के बारे में। तो द्विवेदी युग की विशेषता भी देखी जाए तो भारतीय युग से थोड़ा सा लगा हुआ है कि जैसे भारतीय युग में नव जागरण पढ़क चेतना की बात करी गई, समाज के उत्थान के लिए बात करी गई, तो यहाँ भी नव जागरण पढ़क चेतना की रचनाएं हुई, जो है काव्य पाठ हुआ। नव जागरण पढ़क नारी उत्थान यानी सामाजिक उत्थान की बात करी गई, नारी को केंद्र में रखकर नारी के उत्थान की बात करी गई, नारी को जो सम्मान देने की बात करी गई, नारी को उच्च वर्गों में रखा गया, नारी को भी उच्च स्थान दिया गया। भक्ति की लौकिक रूप उद्घाटित होती है, शैली इतिवृत्तात्मक शैली थी, यहाँ की जो शैली थी इतिवृत्तात्मक थी। भाषा की बात करी जाए खड़ी बोली गद्य प्रसार एकमात्र भाषा कौन सी थी, खड़ी बोली ही थी। और जो शैली थी वो क्या थी, अभिधात्मक शैली थी। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचारे सभी। ये एक वक्तव्य है कि हम कौन थे और क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर हम इसे विचारे सभी, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब आता है हमारा भारतेंद्र युग हो गया, द्विवेदी हो गया। अब आता है छायावाद निकलकर आता है। तो छायावाद की बात करी जाए तो छायावाद जो था उसके समय सीमा की बात कर ली जाए तो छायावाद का समय सीमा 1920 से लेकर 1936 ईस्वी तक था। जिस प्रकार, अच्छा छायावाद क्या होता है, जिस प्रकार छाया या प्रतिबिंब किसी की वास्तविक नहीं होती, यानी कि जो आपकी छाया है वो वास्तविक नहीं होती है, उसी प्रकार छायावादी कविताओं का अर्थ शब्द बिल्कुल अलग था। वहां पे कुछ बात कही जाती थी और उसका अर्थ कुछ और ही निकलता था। यानी कि जो छायावादी कवि हुए, जो छायावाद हुआ, छायावाद निकलकर जो आया, वहां पर जो रचनाएं हुई वो
कहीं कुछ जाती थी और उसका अर्थ निकलकर कुछ आता था। जो छायावादी कविता थी वो लाक्षणिकता थी, प्रतीकात्मकता थी, रहस्य उसमें छुपा हुआ था, वो काल्पनिक थी। तो ठीक है, निराला जी लिखते हैं कि रवि हुआ अस्त, रवि हुआ अस्त। तो यहाँ अच्छा, रवि की बात कर ली जाए, सूर्य की बात करी जाए, उसका अर्थ होता है खुश, खुश रहना, संतुष्ट होना, आशा या उम्मीद की बात करी जा रही है, विशेषता की बात करी जाए, यानी आग की बात करी है। लेकिन यहाँ निराला जी रवि हुआ अस्त, रवि का अर्थ यहाँ पर लेते हैं निराशा से, कहते हैं कि रवि हुआ अस्त, यानी कि हमारी जो स्वाधीनता थी वो खो गई है और हम पराधीन हो गए हैं। ये देखिए, एक छोटे से शब्द में कहते हैं कि रवि हुआ अस्त। रवि हुआ अस्त अगर देखा जाए, लोग कहेंगे कि सूरज क्या है, शाम ढल जाता है, उसी तरीके से सूरज जो है ढल गया है। तो सूरज जिस तरीके से ढल जाता है उसी तरीके को एक तुलना के माध्यम से कहा गया कि नहीं, छायावाद जो है तुलनात्मक अध्ययन हो रहा है, प्रतीकात्मक हो रहा है, लाक्षणिक हो, रहस्य छुपा हुआ है, काल्पनिक कल्पनातीत है। रवि हुआ अस्त, सूरज का जिस तरीके से अस्त हो रहा है उसी तरीके से हमारी स्वाधीनता भी खो गई है और हम एक दूसरे के पराधीन हो गए हैं। तो देखिए कैसे निराला जी एक छोटे से बात में कहते हैं कि रवि हुआ अस्त, यानी कि हम स्वाधीन हो गए हैं, हमारी स्वाधीनता खो गई है और हम पराधीन हो गए। ठीक है, इतनी बात हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की बात करी जाए अगर, तो छायावाद का नामकरण का श्रेय किसे जाता है? छायावाद आने के बाद एक शब्द आता है नामकरण, एक बात आती है नामकरण का। तो छायावाद का नामकरण का जो श्रेय है वो मुकुटधर पांडे को जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम 1920 ईस्वी में जबलपुर से एक पत्रिका प्रकाशित होती है, श्री शारदा, जबलपुर की पत्रिका है जो जबलपुर से प्रकाशित होती है। वो हिंदी में छायावाद नाम से चार निबंधों की एक लेखमाला प्रकाशित करवाते हैं। और ये क्या कुररी के प्रति छायावाद का प्रथम जो है कवि माने जाते हैं। कि ये जो रचना थी क्या है, एक पत्रिका प्रकाशित होती है जबलपुर से, श्री शारदा नाम से, श्री मुकुटधर पांडे के द्वारा इसका श्रेय जाता है। तो वो कुररी के प्रति क्या लिखते हैं, कुररी के प्रति। ठीक है, अब आती है बात भरकर छायावाद के चार स्तंभ। छायावाद के चार स्तंभ, ये क्वेश्चन बनता है कि छायावाद के चार स्तंभ कौन है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, यानी कामायनी की बात करी जा रही। महाकाव्य इन्होंने लिखा कामायनी। कामायनी आप पढ़ेंगे तो आपको उसमें भी नायिका का वर्णन किया गया है, उसमें भी राजाओं का भी वर्णन किया गया है, देवता का वर्णन किया गया है। एक सर्ग है, नवम सर्ग चिंता सर्ग की बात करी गई है कामायनी में। तो चिंता सर्ग को आप लोग पढ़िएगा तो उसमें समझ में आएगा। उसकी लाइनें शुरुआत होती हैं कि हिमगिरी के तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाए, एक पुरुष नैनो भीगों से देख रहा था प्रबल परा, ऊपर हिम था नीचे कहते हैं कि ऊपर हिम था नीचे जल था, एक तरल था एक सघन था, एक ही तत्व की प्रधानता कहो उसे जड़िया चेतन। तो ये जयशंकर प्रसाद जी अपने महाकाव्य में लिखते हैं, उनके जो महाकाव्य है कामायनी में, उसके नवम सर्ग चिंता सर्ग में लिखते हैं। ठीक है, वो देखिए कैसे कहते हैं, एक तरल था एक सघन था, एक ही तत्व की प्रधानता कहो उसे जड़िया चेतन। तो बर्फ और पानी, यानी बर्फ ऊपर है, ऊपर हिम था नीचे जल था, नीचे हिम था ऊपर जल था। तो जल है, ऊपर हिम है, उसके नीचे जल है, तो बर्फ भी तो जल से ही बन रहा है, तो उसे जड़ कहें या चेतन कहें। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी लिखते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी लिखते हैं कि मैंने उसको देखा इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर मैंने उसको देखा इलाहाबाद के पथ पर। तो एक परिश्रमी महिला का, परिश्रमी स्त्री का वो क्या करते हैं, चित्रण करते हैं। ठीक है, निराला जी। सुमित्रानंद पंत जी लिखते हैं, महादेवी वर्मा जी लिखती हैं, स्त्री पर लिखती हैं। ठीक है, इतनी बात हो गई। तो छायावाद के चार स्तंभ कौन से हैं? जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा। ठीक है, ये छायावाद के चार स्तंभ थे। क्वेश्चन बनता है कि छायावाद के चार स्तंभ कौन कौन से हैं? तो जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा जी। ठीक है, हम बात करेंगे भी अभी आगे चल करके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी क्या थे, जयशंकर प्रसाद, इन सब के हम जीवन शैली के बारे में भी बात करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी हम पहले छायावाद के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये था। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन की बात कर ले, क्योंकि तुलनात्मक अध्ययन करना जरूरी है। तो उस रीतिकाल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, फिर आता है आपका छायावाद।
रीतिकाल में आपने रीतिकाल पे तो हमने विस्तृत चर्चा कर ही ली थी। शरीर का स्थूल मांसल चित्रण, नक्तिक वर्णन, ठीक है, वहां पे वहां की कवि कैसे थे इस पे बात कर ली गई है, तो अब ज्यादा बात नहीं करेंगे। अब भारतीय युग में देखा गया समाज के उत्थान की बात करी गई, पराधीनता का विरोध हुआ, यानी कि हम पराधीन हो गए हैं, हमारी स्वतंत्रता खत्म हो गई है, इस पे भारतीय युग में बात करी गई। द्विवेदी युग में देखा जाए तो इतिवृत्तात्मक रचना की बात करी गई है, कला मूल्यों का अभाव था। छायावत था वो मन का चित्रण, बंधन विरोधी शैली की बात करी गई, यानी कि जो बंधन था वो मुक्त हो गया, खुल गए छंद के बंध, वाड़ी हुई प्रास, ठीक है। डॉक्टर नागेंद्र जी कहते हैं कि जो छायावाद वो स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह है। जो हमारे बंधन थे, जिस हम बंधन में जकड़े हुए थे, उस बंधन का यहाँ पे छायावाद में क्या होता है, वो बंधन मुक्त हो जाती है। छायावाद में क्या होता है कि बंधन मुक्त रचनाओं का रचना करी जाती थी, यानी कि खुल गए छंद के बंध, ठीक है, इतनी बात हो गई। अब छायावाद की बात करी जाए। पंत जी कहते हैं कि मानव मुक्ति, भाव मुक्ति, विश्व मुक्ति की कविता लिखी गई। कब विश्व मुक्ति की कविताएं छायावाद में रची गई, कब, छायावाद की समय सीमा की बात करी जाए 1920 से 1936। ठीक है, कह रहे हैं कि खुल गए छंद के बंद, प्रास के रजत पास, अब गीत मुक्त और युगवाड़ी आहत आयास, यानी कि जो बंधन थे उस बंधन से हम क्या है, मुक्त हो गए हैं। क्या हो गए हैं, उस बंधन से हम मुक्त हो गए हैं। जो छंद के बंध थे उससे मुक्त हो गए हैं। औपनिवेशिक बंधन यानी कि जो पराधीनता थी, ये जो उसके विरोध में छायावाद बंधन विरोधी था, कहा गया है तो किसके विरोध में, औपनिवेशिक बंधन के विरोध में, सामंतवादी जड़ सामाजिक बंधन के विरोध में, धर्म परिवार नैतिकता बंधन के विरोध में क्या है, ये छायावाद आता है। और इन्हीं सब के विरोध में आपका व्यक्तिवाद विरोध में उत्पन्न होकर आता है। अभी हम बात करेंगे कि विरोध में कैसे क्या हुआ, ठीक है। तो छायावाद क्या है, बंधन विरोधी है, विरोध में उत्पन्न होकर आती है। छायावाद जो है वहां के बंधन जो है, छंद के बंधन खुल जाते हैं, ठीक है। नामवर सिंह जी लिखते हैं कि छायावाद राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण का ऐतिहास, सांस्कृतिक जागरण की साहित्यिक अभिव्यक्ति है। कौन कहते हैं, नामवर सिंह जी कहते हैं। नामवर सिंह जी कहते हैं कि जो छायावाद है वो राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण के लिए है, ठीक है, इतनी बात हो गई। चलिए अब हम बात करते हैं छायावादी साहित्य की विशेषता। जो छायावादी साहित्य वो व्यक्तिवाद व व्यक्तित्ववाद, इसमें मैं शैली का प्रयोग किया गया और ये आत्म अभिव्यक्ति थी। ये नारी स्वच्छंदता या चेतना थी, चेतना की बात करी गई, नारी को स्वच्छंदता की बात करी गई है। इसमें प्रकृति का उन्मोद मुक्त चित्रण, यानी कि यहाँ पे प्रकृति का चित्रण किया गया, मानवीयकरण का चित्रण किया गया, रहस्यात्मकता थी, कल्पनाशीलता थी, ठीक है। ये क्या थी, आपके जो छायावाद थे उस साहित्य की विशेषता थी, ठीक है, इतनी बात हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखा जाए तो जो छायावाद था वहां राष्ट्रीय जागरण या नव जागरण परख चेतना, पीड़ा वेदना की अभिव्यक्ति, जो समाज में व्याप्त बुराइयां थी, जो समाज में व्याप्त पीड़ा थी, उसको जो है केंद्र में रखकर उसका विरोध किया गया, उसका वर्णन किया गया। तत्समनिष्ठ भाषा की बात करी गई, मुक्त छंद शैली की बात करी गई। क्या, मुक्त छंद शैली की बात करी गई, ठीक है, मुक्त छंद शैली। अब देखा जाए लाक्षणिकता थी मानवीयकरण, विशेषण, विप्रय, विप्रय अलंकार का प्रयोग किया गया, बिंबों और प्रतीकों का प्रयोग किया गया, यानी कि तुलना किया गया, बिंब के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से तुलना किया गया, कल्पना किया गया। राष्ट्रीय जागरण नव जागरण पर चेतना आती है, पीड़ा और वेदना को व्यक्त किया गया, जो है नारी की समस्याओं को व्यक्त किया गया। तो ये सारी चीजें क्या थी, छायावाद के जो थे विशेषता के रूप में उभर कर आते हैं, ठीक है, इतनी बात हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं छायावाद के बाद आपका आता है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद की बात करी जाए तो प्रगतिवाद जो था वो साम्राज्यवादी शोषण, सामंतवादी, पूंजीवादी राजनीतिक के विरोध में प्रगतिवाद खड़ी रही, ठीक है। डॉक्टर नामवर सिंह छायावाद के गर्भ में ही प्रगतिवादी चेतना की शुरुआत होती है। देखिए, कहने का मतलब ये था कि जो प्रगतिवाद था वो छायावाद में ही जो है उसके गर्भ में ही पली फूली और जो है उत्पन्न हुई। जो छायावाद था वहां से ही प्रगतिवाद का चेतना की, प्रगतिवाद का जो है
प्रारंभ हो गया था। निराला जी लिखते हैं कि कुकुरमुत्ता भिक्षुक पनवेला, वह तोड़ती पत्थर गर्म पकौड़ी, जहां अभिजात्य चेतना कमजोर होकर सर्वहारा वर्ग के प्रति सहानुभूतिशील दिखाई पड़ती। वह तोड़ती पत्थर में एक ऐसी महिला का महिला को केंद्र में रखकर कविता की गई है। यही आपके इलाहाबाद में ही निराला जी इलाहाबाद इलाहाबाद में ही रहते थे। यहीं आपके दारागंज में, संगम के पास दारागंज में। तो वो एक स्त्री को देखते हैं, वह तोड़ती है पत्थर, मैंने उसको देखा इलाहाबाद के पथ पर। एक स्त्री होती है, वह किस तरीके से चिलचिलाती धूप में बिना पेड़ के छांव में बिना आराम किए हुए पत्थर को तोड़ रही है। वो पत्थर को तोड़ क्यों रही है, उसके पीछे का रीजन आप समझिए। उस समय की दयनीय स्थिति ये थी, समाज बिल्कुल एकदम निम्न वर्ग में जो व्याप्त थी महिलाएं थी, उनकी स्थिति बड़ी ही दयनीय थी। समाज में जो निम्न वर्ग थे उनकी स्थिति इतनी दयनीय थी कि अगर एक दिन उन किसी काम पे ना जाए तो शायद उनको उनके चूल्हे में आग ना जले और वो एक वक्त की रोटी के लिए तरस जाए। उनकी इतनी दयनीय स्थिति थी कि वो जो उच्च वर्ग के लोग थे उनको एकदम निम्न वर्ग में रखते थे और उनको अपने कुएं से पानी तक नहीं पीने देते। उनको अपने कुएं से पानी तक नहीं पीने देते हैं। उसी चिलचिलाती धूप में वह स्त्री का वर्णन किया जाता है, वह तोड़ती पत्थर में। वो स्त्री क्या करती है, उसी चिलचिलाती धूप में पत्थर तोड़ती है अपने गोद में अपने पुत्र को लिए हुए, और दूर दूर तक पेड़ नजर नहीं आता है। बिना छांव में रहे हुए वह कठिन परिश्रम करती है केवल अपने परिवार को पालने। सोचिए उस समय की क्या दयनीय स्थिति थी। उस समय समाज में क्या व्याप्त बुराइयां थी। उस समय समाज का वर्ग क्या था, जो सर्वहारा वर्ग था वो हमेशा जो है सहानुभूति, सर्वहारा वर्ग जो था हमेशा कमजोर था, सर्वहारा वर्ग हमेशा पीड़ित था, हमेशा शोषित था। जो कविताएं लिखी जाने लगी उस समय गरीबों पर लिखी जाने लगी, शोषित पीड़ितों पर लिखी जाने लगी। हमने अपना एक हमारा वीडियो भी है हमारे चैनल पर, आप लोग देखिएगा जरूर, चमारों की गली तक। मैंने उसमें चमारों की गली में उस समय की समाज में क्या स्थिति थी उसको उसमें हमने जो है अपने कविता के माध्यम से व्यक्त किया हुआ है। ठीक है, चमारों की गली तक, तो आप लोग उसे जरूर देखिएगा। तो क्या थी, जो गरीब शोषित पीड़ित थे कविताएं लिखी जाने लगी, जो गरीब शोषित पीड़ित वर्ग था उनके लिए कविताएं लिखी जाने लगी। ठीक है, तो ये उस समय का समाज था। प्रगतिवाद की बात करी जाए तो 1936 से 1943, कब प्रगतिवाद 1936-1943, जबकि ये आपके छायावाद के गर्भ में ही पली फूली। कलात्मक मूल्य छीड़ हो रहा था। तुम जन जन में वहन कर रहे हो मेरे विचार, वाणी तुम्हें क्या चाहिए अलंकार। पंत जी कहते हैं कि तुम जन जन में वहन कर रहे मेरे विचार, वाणी तुम्हें क्या चाहिए अलंकार। अब अलंकारों की आवश्यकता नहीं रह गई थी, क्योंकि हमें किसी का बखान नहीं करना था। अलंकारों का प्रयोग किया जाता था जब राजा महाराजाओं का बखान किया जाता था, सौंदर्य का वर्णन किया जाता था। पर उस समय आश्रयदाता के जो कवि थे वो अलंकारों का प्रयोग करते थे। तो अब लेकिन इस समय प्रगतिवाद में क्या हुआ कि अलंकारों का जो है कोई आवश्यकता ही नहीं रह गई थी, क्योंकि हमें किसी का बखान नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ये जो समाज था, ये जो वाद था, ये प्रगतिवाद था, ये किसी एक समाज को लेकर नहीं चल रहा था, किसी समाज का बखान नहीं कर रहा था। तो 1934 ईस्वी में देखा जाए तो सोवियत संघ की स्थापना होती है। कब होती है? सोवियत संघ की स्थापना होती है 1934 ईस्वी में। 1930 के दशक में हेनरी बारबूज और E.M. जस्टिस साहित्यकार विचारकों ने दुनिया भर में प्रगतिशील लेखकों को एकजुट होने का आह्वान किया, जिससे फासिस्ट शक्तियों का विरोध किया जा सके। फासिस्ट शक्तियों की बात करी जाए कि वो शक्तियां, वो मजबूत शक्तियां, वो उच्च वर्ग की शक्तियां जो सर्वहारा वर्ग का हमेशा सर्वहारा वर्ग को प्रताड़ित कर रही थी, जो फासिस्ट शक्तियां थी। तो इसीलिए जो है हेनरी सोवियत संघ में सोवियत लेखक संघ की स्थापना 1934 में करी जाती है, और 1930 के दशक में हेनरी बारबूज और E.M. फास्टर के द्वारा साहित्यकारों के विचारों वो कहते हैं कि प्रगतिशील लेखकों एकजुट होकर आह्वान करो, और इस शक्ति का ये जो कुठाराघात कर रही है हमारे समाज में, ये जो व्याप्त बुराइयां हैं, ये जो व्याप्त सामाजिक शक्ति है जो हमारे समाज को प्रताड़ित कर रही है, उसका खुलकर विरोध करिए। ये साहित्यकार कहते हैं कि हमारे इस समाज के लेखकों एकजुट हो जाओ,
एकजुट जब तक आप नहीं होंगे तब तक इस समाज में व्याप्त बुराइयों को आप दूर नहीं कर सकते। ये बात प्रगतिशील लेखक में करी गई। ठीक है, अब देखते हैं लंदन में देखा जाए 1935 में लंदन में 3 भारतीय मुल्कराज आनंद, भवानी भट्टाचार्य और सज्जाद जहीर प्रगति लेखक संघ की स्थापना करते हैं। तो क्या करते हैं, प्रगति लेखक संघ की स्थापना करते हैं। ठीक है, अब 1936 में पहली बैठक जो है लखनऊ में आयोजित होती है, इसकी अध्यक्षता करते हैं मुंशी प्रेमचंद जी। उस बैठक एक क्वेश्चन बनता है कि 1936 में पहली जो बैठक का आयोजन किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? प्रेमचंद थे। और उसका आयोजन कब किया गया था और वो कहाँ किया गया था? ठीक है, उस समय जो संसार एक मार्क्सवाद निकल कर आता है संसार में। मार्क्सवाद ये कहता है कि संसार की उत्पत्ति ईश्वर से नहीं हुई। मार्क्सवाद कहता है कि जो संसार है इसकी उत्पत्ति ईश्वर से नहीं हुई है। जो मार्क्सवाद था वो आंखों से ओझल सत्ता में विश्वास नहीं करता था, आंखों से देखी हुई वक्तव्य पे विश्वास करता था। ठीक है, तो इस समय क्या हुआ, संसार वो कहता है कि संसार गतिशील है, संसार क्या है, गतिशील है। और जो संसार की जो उत्पत्ति हुई है ये द्वंद्वात्मकता के कारण हुई है, भौतिक संसाधनों पर ये टिका हुआ। मार्क्सवाद ये कहता है कि संसार की उत्पत्ति ईश्वर से नहीं हुई है। और मार्क्सवाद कहता है कि हम आंखों से ओझल सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं, जो संसार की उत्पत्ति हुई है, संसार गतिशील है, ये द्वंद्व के कारण हुई है और ये भौतिक संसाधनों पर टिका हुआ। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब द्वंद्व क्या है, द्वंद्व की बात कर ली जाए तो द्वंद्व की बात करी जाए तो द्वंद्व सर्वहारा वर्ग और पूंजी वर्ग, दो वर्ग उस समय प्रचलित थे। सर्वहारा वर्ग यानी शोषित वर्ग और शासित वर्ग। पूंजी वर्ग जो था शोषित वर्ग को, ये जो सर्वहारा वर्ग था उसे शोषक यानी जो शोषक थे वो सर्वहारा वर्ग को शोषित करते थे, यानी जो शासक थे वो शोषित करते थे सर्वहारा वर्ग को, यानी निचले वर्ग के व्यक्ति को वो शोषित करते थे, उनका शोषण करते थे, उनको प्रताड़ित करते थे। उनसे अपना काम कराने के बावजूद भी उनकी जो श्रम के बदले उनको मुद्राएं दी जाती थी, उनको श्रम शक्ति नहीं देते थे, उनको श्रम मुद्राएं नहीं देते थे। कौन? पूंजीपति वर्ग। तब उसी समय आपका जो है आता है कि समाज में व्याप्त जो कमी है आप लोग एकजुट हो जाइए। उस समय वर्ग समूह आता है और वर्ग संघर्ष होता और एक क्रांति होती है, एक भीषण क्रांति उत्पन्न होकर समाज में आती है। समाज के सभी कवि, समाज के सभी जो शोषित वर्ग थे वो एकजुट होकर वर्ग संघर्ष करते और क्रांति करते हैं। उसी समय शोषण जो है खत्म होता है, जो पूंजीपति होते हैं उनका जो है विनाश होता है। अब समाज में थोड़ी सी रहने की जो है समाज के जो निचले तबके के वर्ग थे उनको थोड़ा सा सहारा मिलता है, समाज में जीने का अधिकार मिलता है। ये पूंजीपति जो शोषित करते थे सर्वहारा वर्ग को, उनकी शक्तियों पर थोड़ा सा जो है बंधन लगता है। उनकी शक्तियां क्षीण होती हैं। क्षीण तब होती हैं जब समूह एक होता है और वर्ग संघर्ष करता है, क्रांति उत्पन्न करता है, तब शोषण खत्म। जो अतीत था वो वर्तमान में आ गया, जो ईश्वर था वो मनुष्य हो गए, जो परलोक थे वो लौकिक में आ गए, जो धर्म थे वो मानवता में बदल जाता है। अगर शायद हमारे समाज के लोग एकजुट नहीं हुए होते तो ये जो शोषक थे, जो शासक थे, अभी भी हमारे वर्ग को शोषित करते, शासित करते, और ये वर्ग संघर्ष ना आता तो शायद अभी भी हम शोषित थे, हमारे साथ भी अभी भी वही दुर्व्यवहार किया जाता जो आपके प्रगतिवाद के समय में, जो छायावाद के समय में लोगों के साथ किया जाता था। तो ये चीजें थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब देखा जाए जो छायावाद था वो क्या था, गांधीवाद के प्रभाव में था, और जो प्रगतिवाद था वो मार्क्सवाद के प्रभाव में था। मार्क्सवाद उभर कर आता है सामाजिक चेतना को लेकर। जो गांधीवाद था वो व्यक्तिवाद पे डिपेंड था, वो रहस्यवाद पे था, वो अज्ञात के प्रति जिज्ञासा लेके चलता था, वो कल्पनाशील था। क्या था? कल्पनाशील था। वो प्रकृति अभिजात यानी कि प्रकृति अभिजात नायक अभिजात राम और मनु थे। मार्क्सवाद जब निकल कर आता है तो क्या करता है, सामाजिक चेतना, सामाजिक उत्थान की बात करता है, समस्या मूलकता की बात करता है, किसानों मजदूरों की बात करता है, सर्वहारा की बात करता है, सर्वहारा वर्ग के लिए जो नायक सिद्ध हुए उनकी बात करता है, किसानों की बात करता है। सोचिए, अगर अभी आप सोचिए कि अगर हमारे समाज में, हमारे संसार में, हमारे देश में शायद अगर किसान ना रहें तो जो ऊंची महलों में आज ऐश कर रहे हैं
जो ऊंची महलों की विरासत में जी रहे हैं, शायद उनके घर में भी अन्न ना जाए। और लोग किसानों को तुच्छ समझते थे, किसानों को प्रताड़ित करते थे। किसान ही वो व्यक्ति है जो आपको 2 वक़्त की रोटी दे रहा है। शायद किसान अगर अनाज ना उगाए तो आप भूखों मर जाएँ, लेकिन किसानों को लोग महत्व नहीं देते हैं। ठीक है, इतनी बात हो गई। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे अभी क्या था, जो गांधीवाद था वो व्यक्तिवाद था, रहस्यवाद, अज्ञात के प्रति जिज्ञासा लेके आता था, कल्पनाशील था, प्रकृति अभिजात था, नायक थे, अभिजात मनु थे। तो ये बातें हो गई थी, ठीक है। अब इतनी सारी बातें हो गई, हमने पूरे का पूरा आधुनिक काल पर एक विस्तृत चर्चा करी कि हमारा रीतिकाल से आधुनिक काल कैसे अलग हुआ, भारतीय युग क्या था, छायावाद युग, द्विवेदी युग, प्रगतिवाद युग कैसे आता है, समाज की स्थिति क्या थी, मार्क्सवाद कैसे आता है, गांधीवाद क्या था, समाज में व्याप्त बुराइयों को कैसे दूर किया गया, उस समाज की उस समय की दयनीय स्थिति क्या थी, हमने इस पर भी बात कर एक एग्जाम्पल के माध्यम से। तो आप सोच सकते हैं कि वो जो समाज था, वो जो उस समय का समाज था, कितना प्रताड़ित था। उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग के लोगों को कितना प्रताड़ित कर रहे थे, उनको समाज में रहने नहीं दे रहे थे। महिलाओं की स्थिति ऐसी थी कि उनको स्तन ढकने के लिए कर देना पड़ता था। सोचिए क्या दयनीय स्थिति थी। अगर आपका आधुनिकता का युग नहीं आया होता, हमारे जो वर्ग थे, वर्ग संघर्ष कर रहे थे, वो एकजुट नहीं हुए होते, कभी नहीं एकजुट हुए होते, तो क्या शायद सामाजिक चेतना हो पाती? नहीं हो पाती। अभी भी वही रीतकालीन प्रवृत्तियां पर्याप्त थी। रीतकालीन जो व्याप्त थी वही राजा महाराजा का चलता, राजा का गुणगान किया जाता। समाज में क्या घटनाएं घटित हो रही हैं इससे किसी को कोई मतलब ही नहीं होता। लेकिन हमारे साथ जो अन्याय हुआ उसका हम पुरजोर खुलकर विरोध किए, और अपने संविधान के माध्यम से अब तो हमें पूरी की पूरी आज़ादी मिल गई है कि हम अपने संविधान के माध्यम से अब ऊंच नीच के भावनाओं को हम नहीं रख सकते। जो एक उच्च वर्ग हो या निम्न वर्ग हो, दोनों को समान अधिकार दिया गया है संविधान के माध्यम से। इतना बड़ा संविधान बाबा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा दिया गया। बाबा भीमराव अम्बेडकर भी इस उस समय प्रताड़ित हुआ करते थे। उनको भी कुएं से पानी नहीं पीने दिया जाता था। वो भी जिस स्कूल में पढ़ते थे वो अपने अलग से पानी ले जाते थे। उनको बॉटल में उनको पानी नहीं पीने दिया जाता था, कुएं से पानी नहीं पीने दिया जाता था। उनको भी बहुत प्रताड़ित किया गया। वो विदेश में पढ़ने गए, विदेशों में भी उनके साथ अत्याचार हुआ। सोचिए फिर किस तरीके से हमारा समाज आज इस परिस्थिति में आया। लेकिन अभी भी हमारे समाज में व्याप्त बुराइयां हैं। लोग अपने आप को बहुत, जो धनी व्यक्ति हैं, जो धनी हैं, वो अपने आप को बहुत समझते हैं उच्च। जो निचले वर्ग के लोग हैं उनको भी अभी प्रताड़ित करने का काम कर। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए अब हमारा समाज बहुत ही जागरूक हो चुका है। ऐसा नहीं है कि अब जो धनी व्यक्ति हैं वो लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, कुछ परसेंट ही ऐसे बचे हुए हैं। लेकिन अब लोग जागरूक हो चुके हैं। अब जागरूक होने के साथ साथ लोग के अंदर सामाजिक चेतना आ गई है, सामाजिक यथार्थता आ गई है, समस्या को सॉल्व करने की शक्ति आ गई है संविधान के माध्यम। तो ये सारी थी, हमने आधुनिक पर एक बड़ी क्लास आज रखी। सबसे बड़ी क्लास हमने आधुनिक पर ही रखा। ये सारी चीज़ें थी। आप लोगों को अगर हमारी क्लास ये पसंद आई हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो मेरी आप सबसे तहे दिल से गुजारिश है कि आप सब हमारे क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक जरूर पहुंचाएं। और आगे अब हमें किस टॉपिक पर काम करना चाहिए, आपको कौन सी ऐसी टॉपिक चाहिए जो मददगार सिद्ध हो सकती है, आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम उस पर एक विस्तृत अध्ययन करके आप सबके समक्ष जरूर प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जय हिंद।